मेरे प्यारे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, आप लोगों का आज ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले जो पाठ पढ़ा था वह कल हमने एक बार PT4 के पाठ्यक्रम का फिर से एक तरह से याद ताज़ा करने के लिए मार्गदर्शन किया था। फिर हमने व्याकरण का हुआ चाहे लिटरेचर का हुआ, सारे पाठों को एक बार सरसरी निगाह से दोहराया और उसमें बताया कि जो आप नोटबुक या बुक में लिखे पढ़े हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। PT4 की परीक्षा चाहे फरवरी में 11 से हो चाहे जब से हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एनुअल की भी परीक्षा मान लीजिए आपकी फरवरी में PT4 की परीक्षा हो रही है तो एनुअल की परीक्षा भी बहुत अधिक 20 मार्च के आसपास तो होना शुरू हो जाएगी या उससे पहले ही हो। तो PT4 के एग्ज़ाम के बाद एनुअल के एग्ज़ाम के बीच बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए मैं आपको जो एनुअल का पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज शुक्रवार है, व्याकरण का टर्न है, इसलिए मैं आपको ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो PT4 के बाद वाला है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो इसमें हम पद परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो पद परिचय इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब PT4 स्थगित हो चुका था और ये था कि अब PT4 और PT एनुअल का बंटवारा नहीं होगा, इसलिए मैं पद परिचय पढ़ा रहा था। लेकिन जब PT4 की बात आई तो हमको आगे बढ़कर पदबंध पढ़ाना पड़ा, नारा लेखन और संवाद लेखन पढ़ाना पड़ा। तो पद परिचय हम आज आगे बढ़ाते हैं और आधा से ऊपर तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। कल इसका लिखने पढ़ने का काम भी आपको भेज देंगे। तो इस तरह से ये पद परिचय चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम पद परिचय पर चलते हैं। पद परिचय, पद किसे कहते हैं आपको पूरी तरह से मालूम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। हमने बताया था पद परिचय को जानने के लिए हमें शब्द भेद जानना चाहिए। तो शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। तो अगर हमें देखते हैं कि यदि कोई शब्द संज्ञा है तो संज्ञा में हमको क्या बताना होता है। यदि कोई शब्द संज्ञा है तो संज्ञा में पहले हम उसको भेद बताएंगे। भेद, अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। या ऐसे कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसका भेद बताएंगे। फिर लिंग बताएंगे। लिंग में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन बताएंगे। वचन एक वचन है या बहुवचन है। फिर कारक बताएंगे, कर्ता कारक है, कर्म कारक है,
करण कारक है, कौन सा कारक है, फिर उसके बाद क्रिया के साथ संबंध बताएंगे। क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध बताएंगे। क्रिया के साथ संबंध हो गया। फिर अगर कोई शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आता है तो सर्वनाम के अंतर्गत हम सर्वनाम के भेद बताएंगे। आप जानते ही हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से भेद 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो भेद बताएंगे। एक चीज इसमें बढ़ जाता है, जैसे अगर वह भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर एक भेद और बढ़ जाता है, पुरुष, यही चीज बढ़ जाता है। तो अगर हमने संज्ञा में 5 चीजें बताई, भेद बताया, लिंग बताया, वचन बताया, कारक बताया और क्रिया के साथ संबंध बताया, तो हम सर्वनाम में 6 चीज बताते हैं। एक चीज क्या बढ़ जाता है, एक चीज यही बढ़ जाता है, भेद बढ़ जाता है, पुरुष वाला भेद बढ़ जाता है। तो पुरुष का भेद बढ़ जाता है और बाकी चीजें वही रहती हैं। लिंग होता है, लिंग इसमें भी बताना होता है, वचन इसमें भी बताना होता है, कारक इसमें भी बताना होता है और क्रिया के साथ संबंध भी बताना होता है। क्रिया के साथ संबंध भी बताना होता है। तो अब मान लीजिए इसके बाद विशेषण आ गया, तो विशेषण में अगर कोई पद विशेषण का अंतर्गत आता है, कोई शब्द विशेषण के अंतर्गत आता है, तो विशेषण में केवल हमको 4 चीजें बतानी होती हैं, ध्यान रखना है। क्या बताना होता है, पहला भेद बताना होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं आप लोग जानते हैं। विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। भेदों में भी भेद होते हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण हो गया तो निश्चित तथा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। परिमाणवाचक हो गया तो इसमें भी निश्चित तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इस तरह से ये बताना होता है। फिर विशेषण में भी लिंग बताना होता है, लिंग इसमें भी बताना होता है, वचन में भी इसमें बताना होता है और इसमें कारक नहीं बताना होता है, क्योंकि यह संज्ञा और सर्वनाम का भी विशेषता बताते हैं, इसलिए इसमें विशेष बताना होता है। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताता है उसका संकेत करना पड़ता है। इसी तरह से अगर वह पद क्रिया है
तो क्रिया के अंतर्गत हमें क्या बताना होता है? क्रिया के अंतर्गत हमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, लेकिन इसमें भी हम 4-5 याद करते हैं। इसमें भी भेद बताना होता है। तो आप जानते ही हैं क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य भेद अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। उसके बाद वाक्य बताना होता है। आप लोगों ने वाक्य पढ़ लिया है। क्रिया के रूप में वाक्य आता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसमें कर्ता की प्रधानता है, वह कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि इसमें कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य हो जाता है। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है न उसमें कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, बल्कि भाव की प्रधानता होती है, वो भाववाच्य होता है। तो वाच्य बताना होता है कि वह कर्तृवाच्य है, कि कर्मवाच्य है, कि भाववाच्य है। इसी तरह से काल बताना होता है। क्रिया के अंतर्गत काल जरूर बताना होता है। आप जाने हैं क्रिया का चैप्टर आपने पढ़ा है, और उस चैप्टर के अंतर्गत काल भी बताया गया है। और काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 काल तो मुख्य रूप से होते हैं, ये बताना होता है। फिर अगर लिंग बताना होता है, क्रिया में भी लिंग होता है। लिंग के अलावा इसमें भी वचन भी होता है। तो क्रिया में भी लिंग और वचन बताना होता है कि स्त्रीलिंग की क्रिया है कि पुल्लिंग की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है कि बहुवचन की क्रिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताना होता है। लेकिन इसमें आपके बुक में केवल 5 चीज़ों को रखा गया है, तो यह 5 चीज़ें ही आप तैयार रखिए: वाच्य, काल, लिंग, वचन और भेद। क्रिया विशेषण अब 5वां है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत अब कम चीज़ें बतानी होती हैं। 2 ही चीज़ क्रिया विशेषण में, केवल 2 चीज़ बतानी होती है। एक तो भेद बतानी होती है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत है तो कौन सा भेद है। आप जानते हैं क्रिया विशेषण के कुल मिला के 4 भेद होते हैं, जिसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा क्रिया विशेष से बताना होता है। क्या बताना होता है? क्रिया विशेष। जिस तरह से विशेषण में विशेष बताना होता है, उसी तरह से क्रिया विशेषण में क्रिया विशेष बताना पड़ता है। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वह क्रिया विशेष का संकेत करना होता है। तो इस तरह से ये हो गया क्रिया विशेष। अभी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक में थोड़ा थोड़ा ही बताना होता है। मान लीजिए अब इसके बाद क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक आ गया। संबंध बोधक आ गया तो इसमें बहुत नहीं बताना होता है। इसमें मात्र केवल आपको 2 चीज़ें बताई जाती हैं कि किन पदों या पदबंधों को संबंध जोड़ रहा है। किन पद या पदबंध का संबंध
बता रहा है, संबंध बता रहा है, ये बताना होता है। और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में क्या बताना होता है? अगर मान लीजिए कोई पद समुच्चय बोधक है तो उसका पद परिचय देने में क्या क्या बताना होता है? तो उसमें केवल एक चीज बताना होता है कि किन पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। किन पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। किन पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, इसका उल्लेख किया जाता है। और लास्ट में अगर कोई पद विस्मयाद बोधक के अंतर्गत है तो क्या बताना होता है? तो यदि विस्मयाद यदि कोई पद विस्मयादि बोधक के अंतर्गत है तो क्या बताना होता है? तो उन भावों का उल्लेख करना होता है, उन भावों का, उन भावों का उल्लेख जो प्रकट हो रहे हैं, उन भावों का उल्लेख जो प्रकट हो रहे हैं। विस्मयाद बोधक में क्या होता है? कोई न कोई भाव प्रकट होता है उन शब्दों के द्वारा, तो उन भावों को जो प्रकट किए जा रहे हैं उनका उल्लेख किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हमने पद परिचय के बारे में बताया और यही पद परिचय आपको बस इतना ही था। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। लिखने पढ़ने वाली जो बात होगी उसे मैं कल उसका PDF भेजूंगा। बहुत ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी है उसे भेजूंगा। तो आज इतना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि आधा तो मैंने पहले पढ़ा दिया था और फिर हमने दोबारा पूरी तरह से पढ़ा दिया। थैंक यू।